1857 के बाद ऐसा क्या चीज हुआ भारत में जो भारत में लोगों को देश से प्रेम हो गया और एक ऐसी पार्टी बनाई गई ब्रिटिश के द्वारा जो भाई साहब भारत के लिए भला करे, भारत के लिए बेनिफिशियल हो। ये पढ़े लिखे लोग, ऐसा क्या ट्रेंड आया कि उसके बाद सभी लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने लगे, अभी भी कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स को बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका मित्र आयुष, योर एसएसटी एडुकेटर। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो आप सभी का है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। मतलब कि भाई साहब इस देश में जब हम लोगों ने कहानी तक कहां तक पढ़ ली थी, 1857 तक कहानी पढ़ ली थी, ठीक है। क्या पढ़ लिया था कि भाई साहब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया, ऐसा चीज बनाया गया भाई साहब, उतने दिनों से जो भड़ास था मनों में सबका अलग अलग फील्ड के द्वारा, वो सारा भड़ास निकालकर एक सिपोज वार करवाया गया 1857 का। उनके बाद उन लोगों ने कुछ पॉलिसीज में बदलाव की जो हम लोगों ने आप सभी को पढ़ाया था रिजल्ट के रूप में। तो उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है उसमें दो चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? नेशनलिज्म का ग्रोथ होने का फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कारण, रीजंस, कैसा क्या वजह रहा कि भाई साहब भारत में नेशनलिज्म का उद्गम हुआ, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। अब समझेंगे नेशनलिज्म भी क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। एक एक करके बात करते हैं, यही आपके सिलेबस में है। पहला बात करते हैं फैक्टर्स के। फैक्टर्स में हम लोग 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक के हिसाब से, उनकी वो पॉलिसीज के हिसाब से और सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के हिसाब से, मतलब मूवमेंट जो भारत के द्वारा चलाया गया। इनके बाद प्रेस ऑफ, रोल ऑफ प्रेस, ये 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला चैप्टर नहीं देखे हो देख लो, वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पूरा सिलेबस बढ़िया ढंग से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये एक पार्टी था जो फॉर्म किया गया था सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा। इसके बाद पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो आप सभी का दादा भाई नौरोजी के द्वारा फॉर्म किया गया था, ठीक है। इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कांग्रेस बनाई गई उसका मतलब, उसका मोटो, उनका विचार क्या था, समझ में आई बात है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका काउजेस क्या है भाई साहब, साल भर मैंने नहीं पढ़ाई किया था, अब पढ़ के बोर्ड फोड़ना है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट 2 सेशंस एंड देन प्रेसिडेंट। ये रहा पूरा चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई बस ये टॉपिक्स है, ये सारे चीजों को समझने के लिए पूरी वीडियोस देखिए। मैं वादा करता हूं 10 मिनट के अंदर में आपको ऐसा फील होगा कि मैं चैप्टर को समझ रहा हूं। बस 10 मिनट बढ़िया ढंग से आप दीजिए, इसके बाद आप कहेंगे गुरुजी मजा आ रहा है एसएसटी, आप बस पढ़ाते चलो। चलिए फटाक से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला टॉपिक को इंट्रो करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो शब्द है नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या है। सिंपल नेशनलिज्म मतलब है आप सभी का वननेस। मतलब पूरा देश में आपने देखा कि जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसमें क्या फेस करना पड़ा कि हम लोग यूनिटी में नहीं थे, हम लोग सबके विचार अलग थे, हम सभी का क्या था, गोल्स अलग थे। किसी का गोल्स था भाई हमको पेंशन से बचना है, किसी का गोल्स था कि हमारे पे टैक्स ना डाले, किसी का गोल था कि भाई साहब हमारे सैलरी बढ़ा दे, किसी का गोल कुछ और था। इस तरह वेराइटीज ऑफ गोल था। यहाँ पे क्या वननेस, हमारा एक सोच, वननेस, एक साथ, हिंदू मुस्लिम में कोई विभिन्नता नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, वी हैव अ यूनाइट, ऐसा रहने का, ठीक है। और क्या हमें समझाती है नेशनलिज्म का मतलब, फीलिंग ऑफ प्राइड, फीलिंग ऑफ वननेस। इसके बाद वन नेशन, समझ में आया, वही चीज है आपका नेशनलिज्म। सिंपल कहो, अपने देश को प्यार करने को नेशनलिज्म कहते हैं। बात खत्म, कोई डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने का है कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें एक शब्द है, वो चीज मैं समझा दूं आपको, यूनाइट पीपल, एंड इसके बाद क्या है, फाइट फॉर ए कॉमन गोल, जो मैंने अभी तुरंत बात बताई। ये चीज क्या है आप सभी का, द फेलियर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवॉल्ट था उसका फेलियर ही यही था। अगर जो लड़ रहे थे हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ, अगर हम सभी का गोल और विचार और सोच एक रहता, शायद हम लोग हासिल कर लेते अपने देश को। ये चीज है आप सभी का नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में ये चीजें होनी चाहिए, तो नेशनलिज्म तैयार हो गए, ठीक है। चलिए सिंपल यार, अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करने को नेशनलिज्म कहते हैं, बात खत्म। चलो आगे बढ़े। चलिए अब समझते हैं भाई साहब क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। भारत का नेशनलिज्म का ग्रोथ होने के पीछे
क्या क्या फैक्टर्स रहे, कारण। पहला क्या रहा, नेशनलिज्म समझ में आ गया हमारे देश में, अब लोग के प्रति देश के प्रेम, द लव ऑफ कंट्री, लव फॉर ए कंट्री, ये बॉर्न हो गया, जनरेट हो गया। क्या फैक्टर्स क्या रहे, पहला फैक्टर था इकोनॉमिक। क्या, उन लोगों ने छिंदरी से इतना वेराइटीज ऑफ टैक्सेस लगा दिया, अलग अलग लोगों पर, पहले भी लगाता था, अब अलग अलग लोगों पर लगाकर हालत खराब कर दिया। अभी समझेंगे किस पे। इसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे आम जनता, देश के हर लोगों को भाई साहब लगा अंदर से। इसके बाद हमारे देश में कुछ सोशलिस्ट मूवमेंट चलाया गया, किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय एंड सेकेंड नेम इज ज्योतिबा फुले। ये दोनों नाम याद रखना, दोनों कंट्रीब्यूशन याद रखना। एग्जाम्स में आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा एज ए फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, एज ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन या एज ए फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखना, नॉट द पॉइंट। इसके बाद रोल ऑफ प्रेस जो मीडिया है, इसका क्या रोल है, आज हम समझाएंगे कि भारत एक पीछे होने के पीछे या भारत की रियलिटीज दिखने के पीछे, ना दिखने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन। इसमें हम पहला चीज पढ़ेंगे किसके विषय में, जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो विक्टिम रोल प्ले करते हैं भाई साहब ब्रिटिश के टैक्स के लिए। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाले थे किसान, क्योंकि भाई साहब उस समय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर आर रन बाय एग्रीकल्चर। मतलब उस समय मैक्सिमम पीपल किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर पे। मोर देन 19% ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब पीजेंट्स होंगे, मतलब फार्मर्स होंगे, तो फार्मर्स होंगे तो उन्हीं का शोषण सबसे ज्यादा होगा। तो क्या था, मेन विक्टिम रोल फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के लिए। इसके बाद क्या था, द ब्रिटिश टुक द लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, द लार्ज रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। वही बातें मैंने आपसे भी कहा कि भाई साहब सबसे ज्यादा संख्या था, सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन में कौन था, पीजेंट्स थे, फार्मर्स में। तो क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू लिया गया और अदर टैक्सेस लिया गया। ठीक है, वेरी हाई टैक्सेस फॉर द पीजेंट्स एंड द ट्रैप ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। ये दो शब्दों को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे हम लोग। आप सभी का क्या है, पहला शब्द है आप सभी का लैंडलॉर्ड्स और दूसरा है मनी लेंडर्स। ये दोनों के ट्रैप्स शब्द कहीं लिखा होगा, ये देखिए ट्रैप्स में कैसे फंसे, समझेंगे कहानी को, बड़ा मजा आ जाएगा। ये लाइन को आप समझ लो, अपने देह में उतार लोगे लाइन को, ये लाइन को आप लोग उतार लोगे भाई साहब। अब सिंपल सोचो यार, इतना साल लैंड है, ठीक है, ये भी मेरा नहीं है मगर मैं किसान हूं, ठीक है, ये किसी और का जमीन है, मैंने भाई साहब 10 रुपए में लिया, चलो 100 रुपए में मैंने लिया कि 1 साल खेती करेंगे तो हम इस जमीन का 100 रुपए आपको देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये भाई साहब ले लिया, किससे ले लिया, लैंडलॉर्ड से 100 रुपए। इसके बाद क्या हुआ, मनी लेंडर। अब भैया जमीन ले लिए तो खेती तो करना पड़ेगा, खेती करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉप्स लाएंगे, सिंचाई करेंगे ना, इसके लिए भी भैया पैसा चाहिए। तो भाई साहब 200 रुपए इनसे ले लिए, ठीक है, प्लस में मजदूरी अलग से की है, हार्डवर्क अलग से की है। और क्या होता है इनके बाद, हमारे देश की फसल खराब हो जाती है, आप सोचो कोई जमीन आपने किसी चीज को 100 रुपए में आपने 1 साल के लिए लिया, उस पर 200 रुपए का आप लोगों ने क्या किया, खर्च करके उसको प्रोड्यूस करने का प्रयास किया, मगर किसी वजह से, किसी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहां हर साल कोई ना कोई एरिया देश में क्राइसिस दिखेगा, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, ड्रॉट की वजह से, किसी भी वजह से। इसलिए एग्रीकल्चर में हर साल अभी तक सब्सिडीज आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द नेचर। अभी जैसा सुविधा नहीं है ना भाई, पानी आ गया, बोरिंग्स करवा लिए, कैनाल्स बना लिए, उस समय ऐसा नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये 300 रुपए प्लस उसका जो हार्डवर्क था साल भर का, इनको ये कभी चुका ही नहीं पाता है। इसके वजह से क्या हो जाता है, वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप क्या होता है, फंस गया, अब उसके जिंदगी भर गुलामी से बीतेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। देयर इज नो आइडियाज, देयर इज नो ऑप्शंस, इसको बोलते हैं ट्रैप्स। लाइन आपने अपनी जिंदगी में उतार लो, लाइन समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर था इस देश के किसान को गुलाम बनने में, द जर्नी बिटवीन ए पीजेंट्स टू बिकम ए स्लेव, बस यही चीज था। ये ट्रैप VVI है, ये ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रैप है।
समझ में आ गया? ये सारी चीजें थी जो एक किसान के साथ बिता, जिसकी वजह से किसान लोग नेशनलिज्म में उतरे, मतलब देश के प्रति उतरे, देश के लिए खड़ा हुए। ये सारी रीजंस थे, ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। अब समझो, यहां से एक चीज और समझ में आएगा आप सभी को कि ये लोग कब उतरे, जब अपना नाव डूबने वाले थे। और इस देश के पढ़े लिखे लोग कब राजनीतिक में उतरेंगे, जब उनका नाव जाने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिशियंस के विषय में और क्राफ्ट पर्सन, सिंपल कहा जाए तो बिजनेसमैन के विषय में, जो व्यापार करते थे। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड द पॉलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। इस भारत में 27% एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिर्फ भारत देश से होता था। ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा ट्रेड चलता था। और ब्रिटिश आने के बाद क्या कर दिया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को क्या कर दिया, पूरा कोलैप्स कर दिया। वर्ल्ड का सबसे फेमस हैंडीक्राफ्ट कहा जाता था भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को। उन लोगों ने क्या किया, इस इंडस्ट्री को पूरा कोलैप्स कर दिया। अगर इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, उसके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये आर्टिशियंस और क्राफ्ट पर्सन दोनों पूरा इंफेक्टेड हो गए मेरे भाई, पूरा खतरनाक इंफेक्टेड। इंडिया बिकम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सिंपल। ब्रिटिश में आप सभी का क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। वहां पे आप सभी का इंडस्ट्री का भाई साहब पूरा क्रांति हो गया था, इंडस्ट्रीज फॉर्म्स होना शुरू हो गए थे। अब रॉ मटेरियल तो चाहिए, आप फैक्ट्री बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आप चाय बेचते हो तो आपको चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, इट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, अब वो कपड़ा बना रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, इंडिगो चाहिए, कहां से लेगा, भारत। भारत को क्या बना दिया, मीन्स ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स ऑफ रॉ मटेरियल भारत को बना दिया, तो भारत से सारा रॉ मटेरियल बाहर जाएगा। और क्या दिमाग लगाया उन लोगों ने, टैक्स फ्री कर दिया कि जो भी चीजें भारत से इंग्लैंड जाएगी 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और जो आएगी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। मगर भारत का कोई भी प्रोडक्ट कोई और देश जाएगा 100% टैक्स। मतलब समझ में आई चीजें, ये चीजें यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। जैसे ये रॉ मटेरियल ब्रिटिश गया, वहां से फिनिश्ड गुड आया। यहां से मानो भैया कपड़ा रुई भेजा, जूट्स भेजे और इंडिको भेजा, वहां से स्वेटर्स बन के आए, टी शर्ट बन के आए, जैकेट्स बन के आए। तो क्या हो गया, भारत में क्या आ गया, फिनिश्ड गुड्स आ गया। समझ में आ गया मेरे मित्र। चलिए, द पॉलिसीज डिस्ट्रॉय द, ये जो पॉलिसीज था, जो पॉलिसीज बनाई गई इन लोगों के द्वारा, भाई साहब भारत रॉ मटेरियल, वो फिनिश गुड का जरिया। इसके वजह से क्या हो गया, पूरा आर्टिशियन और आप सभी का हैंडीक्राफ्ट जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन पूरा खत्म, तहस नहस हो गया। द रीजंस व्हाई द क्राफ्ट पर्संस एंड आर्टिशियंस कम्स फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। बोलो वाह गुरु जी, समझ में आया। कोई भी चीजें मजबूरी की वजह से होती है, जब तक खुद पे नहीं बीतता। ये आपको हिस्ट्री सिखा रही है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बाकी लोग क्यों कूदे, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉब्लम थी। बाकी लोग भी नहीं कूदे ना, बाकी भी और भी किंगडम्स थे। सुना किसी ने कूदा नहीं, क्यों, उसका प्रॉब्लम खतरे में नहीं था। अब यहां पे इन लोगों का खतरे में है, तो ये लोग नेशनलिज्म के लिए, देश के लिए कूदना शुरू हुआ कि भाई अब अंग्रेज तुम्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि अब सब परेशान हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास क्या होता है, वर्किंग क्लास पहले भारत में नहीं था भाई। वर्किंग क्लास जो है ये आप सभी का ब्रिटिश के द्वारा जन्म किया हुआ एक नया क्लास है। वर्किंग क्लास इज अ ग्रोथ बाय द मॉडर्न ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में वर्किंग क्लास उन लोगों ने क्या कर दिया, आप सभी का बर्थ कर दिया, जन्म दिया। ठीक है, कैसे, वर्किंग क्लास क्या होता है, जो फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, दोज हु आर जनरली इंग्लिशमैन, दे आर कॉल्ड वर्किंग क्लास। समझ में आया, इंडस्ट्रियल पीपल आर कॉल्ड वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास उन लोगों ने एक नया क्लास को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का एजुकेट इंडियंस। अब यह मुद्दा आएगी कि इस देश में एजुकेशन एजुकेशन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ, इक्वल टू इनलाइटमेंट क्यों नहीं हुआ। द रीजन इज दैट, पहले भारत में ऐसा नहीं था कि एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। होते तो राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले सरकारी नौकरी पकड़ के बैठते। दे आर नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ जॉब्स, दे आर वर्क फॉर द सोशल। अभी पढ़ेंगे उनके विषय में।
ठीक है, तो क्या हुआ, जो भी भारत देश के एजुकेट पीपल थे, इस लाइन को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। द ओनली एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द एजुकेट इंडियंस वाज गवर्नमेंट सर्विस इन विच कॉम्पिटिशन इज हाई एंड चांस फॉर प्रमोशन वेर फ्यू। भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सब क्या कर दिया, सब गवर्नमेंट सर्विस के लिए एबल हो गए, उन्हीं के लिए तैयारी करने लगे, उन्हीं के लिए पढ़ने लगे। इसका मतलब क्या हो गया, देश में कंपटीशन हाई हो गया, इसके वजह से देश के लोगों का क्या हुआ, प्रमोशन फ्यू हो गया, मतलब कम हो गया। द प्रमोशन लो, द प्रमोशन डिले, डिक्रीमेंट, ये चीज समझ लो। जो फॉर्मूला ब्रिटिश के द्वारा 200 साल पहले बूंद के गए थे ब्रिटिश लोग, आज भी इंडिया के लोग फॉलो कर रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ ब्रिटिश, जो चीज वो 200 साल पहले सोच के गए थे, द फॉलोज बाय इंडिया एट ए नाउ टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, दिस हैव टू चेंज बाय यू ओनली, यू द पर्सन्स, आई द पर्सन्स हु कैन चेंज दिस वर्ल्ड, वी कैन चेंज दिस कंट्री बाय द आवर use of enlightened words, enlightened thoughts, which can change all this। ठीक है मेरे मित्र, चलिए यहां के साथ आप सभी का इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस खत्म होते हैं। अब बात करते हैं आप सभी का रिप्रेस्पेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज। अब उन लोगों के द्वारा क्या हुआ, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिनके द्वारा बनाई गई थी, किनके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। कौन थे उस समय के आप सभी के, यस माय डियर, समझ चुके होंगे आप सभी। उनके द्वारा क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइज किया गया एक प्रोग्राम, क्या कहते हैं उसे, ग्रैंड दिल्ली दरबार। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। 1877 में ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था 1877 में। ये क्या था, जब मैं पढ़ रहा था तो मास्टर से पूछा, दिस इज ए ग्रैंड दिल्ली दरबार, दरबार दरबार। मतलब मास्टर नहीं आता वे बोल देते, वे पढ़ लेते यार, नहीं आता था। क्योंकि मैं जो आईसीएसई में जब पढ़ा था तो मुझे एक ऐसे टीचर मिल गए थे यार कि वो टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्चुअल में, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया उस समय। बट आई एम विथ यू माय डियर, एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस एंड ईच डाउट्स। तो क्या होता है ग्रैंड दिल्ली दरबार, आपके मन में चले मास्टर तुम तो बता दिया, तो बताओ ग्रैंड दरबार है क्या। सिंपल क्या था, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था कि पब्लिकली डिक्लेयर कर देंगे भारत में कि जो आप सभी की क्वीन विक्टोरिया थी, ये भारत की रानी है। कौन है, इंपायरर, ये इंप्रेस नहीं है, ठीक है, इंपायरर ऑफ इंडिया, कि भारत की महारानी कौन है, क्वीन विक्टोरिया। ये पब्लिकली अनाउंस करने के लिए, जिस तरह भैया साहब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो पूरा बढ़िया से डेकोरेट करके सब कुछ होता है ना जी, पब्लिकली करते हैं। तो जब डिक्टेटरशिप था उनका, तो उस समय क्या हुआ, उन लोगों ने पब्लिकली, इससे प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर कर दिया तो सर इसमें दिक्कत क्या है, ठीक तो है, उस समय राज उसी का चलता था, दिक्कत क्या था अब बताते हैं आपको। इसमें लाख ऑफ रुपीस खर्च कर दिए भाई, लाखों रुपीस खर्च कर दिए थे, तो इसमें भी क्या दिक्कत है सर, लाख रुपए खर्च कर दिए तो क्या दिक्कत है, देश वो चला रहा था, पैसा वो दे रहा था, मतलब भारत से ही शोषण कर रहा था, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। अरे भैया दिक्कत वाली बात ये था कि भारत में भुखमरी था, समझ में आया प्रॉब्लम। ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 में जो हुआ कि क्वीन विक्टोरिया को पब्लिकली इन इंडिया का इंपायर घोषित कर दिया गया, प्रोक्लेम्ड कर दिया गया, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट एट ए टाइम इंडिया हैज फेसिंग द क्राइसिस, भुखमरी था देश में मेरे दोस्त। उस समय एक प्रोग्राम्स को सिंपल बनाओ यार, आपके घर में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं मगर घर में खाना नहीं है खाने का, समझ में आ रही बात, ऐसा कुछ सीन है। तो जिस व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है 4 दिन से, वो बोलेगा यार तुम भोज कर रहे हो, बे भंडारा कर रहे हो, घर में भूखे मर रहे हैं हम, गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे। उसी तरह देश की हाल है। सिंपल एग्जांपल दूं कनेक्ट करके, ठीक है, सही है गलत पता नहीं, देश की स्थिति बहुत गंभीर है और मोदी जी एक ऐसा प्रोग्राम हेल्थ कर रहे हैं कि सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाकर 50 लाख हजार करोड़ का पूरा भाई साहब भंडारा किया जाएगा, सबको ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, सबको लाख लाख करोड़ का गिफ्ट दे रहे हैं, और तुम देश के लोग हो और अगले बजट में कहते हैं कि देश के पास पैसा नहीं है। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा टेंशन, मन खिसियाएगा कि नहीं खिसियाएगा, जरूर गुस्सा तो आएगा मेरे मित्र, ठीक है। तो सेम सिचुएशन आप बस रिलेट कर लो मेरे भाई, ये कहानी बताने का मतलब ये था कि आप रिलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट उनके द्वारा एक और इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
यहां 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 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किया गया? 1878। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वरना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। इसमें क्या था कि आप जो भी न्यूज छापेंगे, वट एवर द न्यूज यू हैव टू पब्लिश, आपको गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छापनी है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छापना है। अगर आप छापे उसके बाद गए। दिस आर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर है माय डियर? अब इसी को, ये डिक्टेटरशिप में था, डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे, मोनार्की कहेंगे, ठीक है, मोनार्की में। अब डेमोक्रेसी में इसी को एक शब्द देते हैं, गोदी मीडिया। हम नहीं देते हैं, शब्द दे रहे हैं पब्लिक, गोदी मीडिया, बस यही चीज है। बस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वहां क्या है? गोदी मीडिया एक्ट, ठीक है, सीधा डायरेक्ट। मगर उसमें क्या है? ये नहीं है, वो उसमें ये है। यस माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो? प्रेजेंट को पास्ट को कनेक्ट करो, फिर मजा आएगा। दोनों चीजों को मैंने कनेक्ट कर दिया। तीसरा है इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट, इसमें क्या हो गया? तुम हथियार लेके घूमो, दिक्कत नहीं, हमारा लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस क्या देगा? अंग्रेजवा। ब्रिटिश विल गिव द लाइसेंस ऑफ द आर्म्स, बट आई कांट गिव यू लाइसेंस, देन हाउ यू विल अगेंस्ट अस, हाउ यू फायर अस। सिंपल कहा कि जितने भी लाइसेंसी गन है, अगर दिख गया तो मारे जाओगे। यही था आप सभी का इंडियन आर्म्स प्रेस एक्ट। मगर इसमें भी एक्सेप्शन, अंग्रेज के लिए नहीं है। अंग्रेज के पास कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, चलेगा। डाइवर्सिटी किया कि नहीं किया चट्टा कहीं का, बताओ। अब मार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? इसीलिए भगत सिंह सब दौड़ा के मारता था इन लोग को, ठीक है, मारना ही चाहिए उल्टा उल्टा के। इसलिए चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खतरनाक सब रेवोल्यूशनरी लीडर थे इस देश में, ठीक है। इस समय आए नहीं थे, इस समय आते तो उसी समय खत्म कर देते लोग को। चलिए नेक्स्ट क्या था? जो मैक्सिमम एज था सिविल सर्विस, जिसको आज नाम देते हैं यूपीएससी, उस समय था इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसका जो मैक्सिमम एज था 21 था, 21 से कम करके क्या कर दिया? 16 कर दिया, सिर्फ इंडिया के लिए, कि टफ हो जाए, कम लोग जा पाए लोग, ठीक है। तब भी सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस को क्रैक कर दिए थे और रिजाइन भी कर दिए थे। शायद रैंक 2 या रैंक 4 था उनका, सुभाष चंद्र बोस का, सिविल सर्विस में उस समय का, ठीक है। तो डिफिकल्ट कर दिया था भारत के लिए कि भाई साहब भारत के लोग कम आ सके। और क्या था भाई साहब? इंपोर्ट टैक्स ब्रिटिश टेक्सटाइल विल रिमूव। ऑलरेडी मैं इस पे बात कर चुका हूं कि भाई साहब जो भी माल क्या है, इंपोर्ट, कहां भाई साहब? इंपोर्ट आएगा, मतलब बाहर से आएगा, आई एम पोर्ट। इंपोर्ट जो भी इंग्लैंड से रॉ मटेरियल, मतलब फिनिश गुड आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स रिमूव कर दिया गया। ब्रिटिश थे बड़े चंट, मगर होशियार बड़े थे यार, पूरा नियम लगा रहे थे, कस रहे थे। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे मित्र, यू एबल टू लर्न विद द प्रेजेंट, यू विल लिंक विद द प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छे आदमी थे आप सभी के, अल्बर्ट, सीपी अल्बर्ट, ठीक है। इनके द्वारा एक बिल प्रिपेयर किया गया। कब किया गया? 1883। डेट याद रखना, एक वीडियो भी लेकर आऊंगा सभी इंपॉर्टेंट डेट्स का, ठीक है। मगर आप अभी भी डेट याद करने का प्रयास करो, इस बार दिमाग में रखो, ठीक है। एक ही बार में रटा नहीं जाता है, रटाफिकेशन नहीं करो, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। व्हेनेवर यू आर सी अगेन, इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो 1883 में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल लेकर आए। ये सिंपल है भाई साहब का क्या कहना है कि भाई साहब ट्रायल सिस्टम तो दो, ब्रिटिश और यूरोपियंस पर्सन बाय इंडियंस टू ब्रिंगिंग द इक्वलिटी। भाई साहब अगर मैंने गलती किया तो मुझे सजा मत दो यार, पहले ट्रायल तो दो, कोर्ट में ले जाओ, पूछा पूछी करो, एविडेंस रखो, तब जेल ले जाओ यार, तब आप जेल ले जाओ, तब आप करो, इक्वल जस्टिस दिया करो। इल्बर्ट भैया का बात तो सही था, मगर अंग्रेज सोचा ना भैया ना, इससे उसको इक्वलिटी मिल जाएगा, फिर उसको हम लोग जबरदस्ती जेल कैसे लेके जाएंगे? बोला ना, इसको बोला ना, बिल को कैंसिल करो, कहीं लिखा होगा जी, बोल रहा बिल विड्रॉ करो, नहीं ये बिल पास नहीं होगा। क्या बात करते हो तुम यार, क्या बात करते हैं आप भाई साहब? जान दे देंगे और बिल पास नहीं होने देंगे, ठीक है। ये तो अंग्रेज है, तुम यार अंग्रेज हो कि भारत के होगे, डाउट हो रहा है हमको, ठीक है। इट्स सो द जस्टिस एंड द फेयरनेस, कहां जी, ऑटो कैन नॉट बी द एक्सपेंड टू द ब्रिटिश। अंग्रेज के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया? पूछ ले व्हाट्स इज द एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्बर्ट बिल? सिंपल, क्या? ट्रायल देना, जजमेंट देना, किसको? भाई साहब दोनों को साथ में खड़ा करो, ब्रिटिश इधर है, इंडियन दोनों है, या दोनों में कुछ लोचा हुआ है तो भैया सॉल्व करो।
लोचावत ट्रायल दोनों का सुनो, सीधे आप अंग्रेज भारत को जेल में ठूस देते हो, सीधे 4-5 गुस्सा घुमा देते हो, का है ट्रायल लीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए दोनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। थोड़ा सा अभी तक में हम लोगों ने 2 चीज पढ़ लिया कि उन लोगों ने टैक्स के थ्रू हमारे देश पे या हमारे देश के लोगों को कैसे नेशनल देश के क्रांति के लिए, देश के हित के लिए उतरना पड़ा, उनकी पॉलिसीज की वजह से, उनका टैक्स सिस्टम के द्वारा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उनके वजह से कैसे। अभी हम लोग पढ़ेंगे भारत के 2 लीडर्स जिनके द्वारा क्या हुआ, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, कौन कौन थे, एक राजा राम मोहन रॉय, दूसरा ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग फटाफट बात करते हैं। पहला बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। खतरनाक व्यक्ति, मस्त आदमी यार। इस व्यक्ति के विषय में देखो कि यू वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इनसे बड़ा समाज सुधारक, ठीक है, सोशलिस्ट और रिलीजियस रिफॉर्मर्स कोई नहीं था। दिस वंस ओनली ही वांटेड टू रिमूव, क्या रिमूव करना चाहते थे, रिलीजियस एंड सोशल इविल्स, जो धर्म को लेकर समाज में जो एक दूसरे के प्रति गंदा भावना है, विचार हैं, ये ऐसा है वैसा है, इन सब डाइवर्सिटी को, अनइक्वलिटी को, अनजस्टिस को, इसको खत्म करना चाह रहे थे। क्योंकि इन्हें पता था कि दिस बोथ द रीजंस why always the British able to control us, but the quantity of the people of British are so much so very low, very small quantity, but the people of India is a very high quantity. But how it is possible, my dear, कि the sums of the peoples are the capacity to this kind of a huge country? There are something false which they done. That things you have to analyze, the things you have to see, visualize, thought कि भैया इतना आदमी आए थे, इतना पे कब्जा कर लिए, कैसे, ऐसा क्या चीज था। अगर आपको भी कल दिन कब्जा करना है, मान लो पाकिस्तान पे हमको कब्जा करना है, या चाइना पे करना है, या बांग्लादेश पे करना है, कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे नहीं पता, बे पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए, कब्जा करने का तरीका ना सीखे तो बेकार है। सब तरीका सीखते चलो, सोचते चलो, तरीका बनते रहेंगे। ठीक है मेरे मित्र, इट्स कॉल्ड एनलाइटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछेंगे आपको एनी 2 कंट्रीब्यूशन, कोई 2 कंट्रीब्यूशन लिख देना। ठीक है, चलो पहला देखते हैं इनका अप्रोच धर्म को लेकर क्या था, धर्म को लेकर ये क्या सोचते थे, उनके विषय में कहेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो आपको पूरा 2 पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स लिखना, ऑलमोस्ट कोशिश करना 3 से 4 लिख देना मेरे भाई, 4 एटलीस्ट। ठीक है, चलो क्या है, द अप्रोच ऑफ रिलीजन, धर्म पे क्या अप्रोच था इनका। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत अच्छे इंसान थे भाई साहब। ठीक है, और इनका क्या गोल था कि सारे धर्म क्या रहे, जुड़ के रहे, यूनाइट में रहे। कैसे रहे, यूनाइट में, जुड़ के रहे। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1809 में इसके द्वारा एक लिखी गई आप सभी का पर्सियन गिफ्ट टू मोनार्चिस्ट, याद कर लेना, एक किताब था इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद 1814 में इसने स्टार्ट किया आत्म समाह। ये क्या था भाई, इसका सिंपल मोटो था आत्म सभा का कि भाई साहब हमें स्टॉप करना है, रोकना है किसका, द वर्शिप ऑफ डाइटीज। ठीक है, यहां वर्ड की यूज किया है आइडल का, मतलब डाइटीज जो मूर्ति है, मूर्ति पूजा का रोकने के लिए, विरोध करने के लिए, उनके लिए भाई साहब इसने क्या किया, एक सभा बनाई। ठीक है, याद रखिएगा कब बनाई, सभा का नाम क्या है, किसके द्वारा इनको एक्सपोज किया गया, किनके द्वारा रोका गया, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ये 3 पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसके बाद 1828 में इसने एक फॉर्म किया ब्रह्मो समाज, जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यूज, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आप पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, पूछ ले भैया सब बताओ 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, 5 नंबर के लिए ले लो, तो आपको पूरा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्र,
आई होप कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब समझते हैं जो ब्रह्मो समाज 1828 में इनके द्वारा जो बनाया गया, ये समाज एक्चुअल में क्या था। ब्रह्मो समाज सिंपली क्या था, ये मानता था एक भगवान को पूजा करने पे, सिंपल गॉड था कि एक भगवान को आप पूजा करो भाई, एक को, वर्शिप ऑफ वन गॉड। ठीक है, ये चीज एक्चुअली इनका था। कैसे, किस रूप में, आप लोग क्या करो, प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, चैंट करो, ठीक है, मोरालिटी, ठीक है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, बिटवीन यूनिटी बिटवीन मेन एंड ऑल रिलीजियस एंड द गॉड्स। सिंपल राजा राम मोहन रॉय का, ये आप सभी का ब्रह्मो समाज का सिंपल क्या था, वर्शिप ऑफ वन गॉड। व्हाई, दे वांट टू यूनाइट द पीपल फ्रॉम ए डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजियस बिटवीन मेन एंड वोमेन, ऑल द थिंग्स। मतलब यूनिटी की बात कर रहा है मेरे मित्र, क्योंकि उन्हें पता था कि दिस आर द फैक्टर्स व्हाई दे आर रूल्ड ऑन। ठीक है, समझ में आई कहानी। चलिए अब आगे देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स, समाज के लिए उसने क्या किया। पहला चीज उन्होंने क्या किया, किसके खिलाफ खड़ा हुआ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। जो ये कास्ट सिस्टम्स है, वर्ण सिस्टम्स, कास्ट के प्रति जो भी सिस्टम थे, इनके विरोध में खड़ा हुए। दूसरा क्या किया इन लोगों ने, पोलोगमी। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिज है, 4 प्रकार के मैरिज होते हैं, उसी में से एक प्रकार है। इसमें से क्या होता है कि आपके एक हस्बैंड के मोर देन वन वाइफ, ठीक है, मोर देन वन वाइफ हो, उसे आप सभी का पोलोगमी कहा जाता है। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा कभी। इसके बाद चाइल्ड मैरिज के प्रति उन्होंने खिलाफ हुआ कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, टीनेजर विवाह नहीं होगा, बट अभी तक हो रहा है। ठीक है, इनके बाद आप सभी का जो पर्दा सिस्टम था, पर्दा सिस्टम्स जो मुस्लिम में मोस्टली इंट्रोड्यूस था। ठीक है, तो पर्दा सिस्टम एक्चुअली क्या था, आप सभी को पता है। इसमें क्या था कि आप मेन से टॉक्स नहीं कर सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या था, आप पब्लिकली नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीजें था। ठीक है, पर्दा सिस्टम्स के विरोध खड़ा हुए थे। ठीक है, चलिए इनके बाद क्या था, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट मेड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जब इनके विरोध में खड़ा हुए, इनसे इफेक्ट क्या हुआ, इनसे इफेक्ट क्या हुआ, आपका विलियम बेंटिंग, उस समय के जो गवर्नर थे, विलियम जो बेंटिंग थे, जो आप सभी के गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस समय के, इसने एक नियम पास कर दिया 1829 में, क्या, सती सिस्टम एबोलिस्ट, खत्म कर दो साले को सती सिस्टम। नहीं, अगर हम सती सिस्टम करेंगे तो मारे जाओगे, ऐसा लिखा है। सती सिस्टम्स एंड द पनिशेबल लॉ, पनिशेबल कानून बनाया गया। और यही सती सिस्टम का विरोध जब अंग्रेज कर रहे थे पहले से, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था सोशल एंड रिलीजियस काउज में, कि एक और कारण था कि सती सिस्टम की वजह से उन लोग उसमें कूदे, कोई दिक्कत नहीं आई। बट राजा राम मोहन रॉय जब विरोध में खड़ा हुए, तब ठीक है, राजा राम मोहन अपने लोग, मतलब दोनों साइड से लोग आए कि दोनों साइड से गलत लग रहा है। अंग्रेज को पहले से लग रहा था गलत है, भैया सिस्टम्स कहीं नहीं दुनिया में यार, हम हर जगह राज कर रहे हैं यार। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट याद रखना, 1829 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। दो हम लोगों ने दो कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया, 2 और कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पहला आप सभी का पिन्योर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पिन्योर मतलब क्या होता है भाई साहब, उद्गम, इससे बड़ा नहीं, इससे पहले कोई नहीं। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म का उद्गम भाई साहब क्या किया, स्टार्ट किया आप सभी का बंगाली वीकली न्यूज़पेपर, जिसको हम लोग संवाद कौमुदी कहा जाता था, 1821 में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना न्यूज़पेपर का नाम, उसके बाद कब बना गया था, द पेपर इन द पर्सियंस इज कॉल्ड, बस ये दोनों न्यूज़पेपर का नाम याद रखना, कंट्रीब्यूशन में लिखने में काम आएगा। इसके बाद क्या आप सभी का पॉलिटिकल राइट्स, इसने क्या डिमांड किया, जो आपका एक्सिक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनको क्या कर दो भाई साहब, सेपरेट कर दो यार। एक ही जगह क्या है भाई साहब, एक्सिक्यूटिव पता है, पढ़ लिया आप लोगों ने पॉलिटी में, मतलब आपके सिविक्स में। एक्सिक्यूटिव में क्या कौन आ जाता है आप सभी का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हाँ, तो इन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट कर दो। उस समय सेपरेट नहीं था, अभी सेपरेट बॉडी है ना, सेपरेट कर दो भाई साहब। लॉ मेकिंग बॉडी अलग रखो यार, ये लॉ एक्सिक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव क्या है, लॉ मेकिंग, और एक्सिक्यूटिव क्या है, ये आप सभी का एक्सिक्यूट द लॉ, एंड जुडिशरी क्या है, द जजमेंट एंड द थर्ड आई ऑफ द लॉ। वो चीज, इनको क्या किया कि आप भाई साहब इनको अलग कर दो, जुडिशियल इक्वल टू बिटवीन द इंडियंस और द यूरोपियंस। और क्या बात कहा कि जो जजमेंट है, जो बात
अल्बर्ट बिल में लिखी गई थी वही बात कहा इन्होंने कि भाई साहब इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में जो भाई साहब जजमेंट आप करते हो, जो भी आप फैसला सुनाते हो यार, बराबर सुनाओ यार, इक्वलिटी सुनाओ। उसके बाद भी इंडियन सेटिस्फेक्शंस क्या लिखा है जी, पता नहीं यार, यहाँ कुछ मिस्टेक है, ऑफ द सुप्रीम सर्विस। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया 4 कंट्रीब्यूशन किसका भाई साहब, राजा राम मोहन रॉय का। याद है चारों? पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलीजियस के बेस पे उनका क्या क्या चीजें थी। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, उनका समाज को लेकर, सोशल्स को लेकर क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशन थे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा न्यूज़पेपर्स को लेकर, जर्नलिस्ट को लेकर क्या व्यूज थे। चौथा चीज क्या है आप सभी का, पॉलिटिकल, ठीक है, आप सभी को राजनीतिक पे लेकर उनका क्या क्या व्यू था। चारों आप लोगों ने पढ़ लिया, चारों याद रखिएगा। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए आप लोग टोटल 6 लोगों के विषय में पढ़ेंगे, 2 अभी पढ़ेंगे, इसके वाला नेक्स्ट चैप्टर में आप 3 पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बाद 3 पढ़ेंगे, टोटल 8 लोगों के विषय में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इधर गांधी एरा से पहले 8 लोगों के विषय में, 8 में से 2 लोग आपको एग्जाम में दिखेंगे, 100%। 2 व्यक्ति एग्जाम में दिखेंगे, और टोटल पेपर की बात करोगे तो आपको इसमें से 8 में 4 लोग पेपर में दिखेंगे, 4 लोग पेपर में दिखेंगे। जाओ, पहले ही बता दिया। यकीन ना आए, पिछला साल का 10 साल का पेपर उठा लो, 10 साल, 1 साल की बातें नहीं कर रहा, 10 साल का, हर साल पूछे गए हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ज्योतिबा फुले, द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिवोल्यूशनरी लीडर। खलनायक भाई साहब, खलनायक आदमी। इनका एक पुस्तक लिखा गया, अभी बताएंगे, बड़ा खतरनाक पुस्तक है, कभी वक्त मिले तो पढ़िए, तब पता चलेगा लोअर कास्ट की स्थिति क्या था ड्यूरिंग द 18 सेंचुरीज, चलिए सॉरी 19 सेंचुरीज, ठीक है। ही वॉज द अर्बन एजुकेटेड मेंबर्स सो कॉल्ड द लोअर कास्ट। अर्बन, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज आप लोगों ने पढ़ा। चलिए यही भाई साहब दर्शन कर लीजिए महापुरुष का। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इन्हीं से इंस्पायर होकर आपके डॉक्टर कलाम, सॉरी डॉक्टर एपीजे, अरे यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं से इंस्पायर थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन की जो स्थिति थी भाई साहब, उसमें क्या क्या उन लोगों ने कार्य किया, इन पे जानते हैं, इनको पढ़ते हैं। क्या है, ज्योतिबा फुले वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन की जो स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए, उनके लिए ज्योतिबा फुले काम कर रहे थे, ठीक है। इसने क्या किया भाई साहब, वुमेन की जो स्थिति था, ये कंसिडर्ड करते थे, ये मानते थे, ये समझते थे कि जो महिला है उनके अंदर क्षमता पुरुष के मामले में ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा सुप्रीमेसी, उसके अंदर ज्यादा ज्ञानता है, ज्यादा उसके अंदर पावर्स है। क्योंकि समाज में उस समय वुमेन्स को देखना नहीं पसंद करता था, उनके कंडीशन बहुत ही खराब थे, ठीक है। इसके बाद क्या था, मेंटेन देयर स्टेटस इन द सुप्रीम। उनका प्रयास किया कि महिला का, वुमेन का जो स्टेटस है हमेशा सुप्रीम ही वो मेंटेन करके चले। इसके बाद दे वांट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू वुमेन, ये वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे। इसलिए मेरी बहन, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं, आप लोग पूरा मेहनत से पढ़ो मेरे भाई। आज जो आपको एजुकेशन राइट मिला है ना, ये एक दिन की मेहनत नहीं है मेरे भाई। व्हेन यू रेड द हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 8, क्लास 6, आप देखो हर जगह वुमेन का स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और एक शब्द मिलेगा एजुकेशन टू वुमेन। पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था सविता बाई के द्वारा, इनकी वाइफ के द्वारा। तो यार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सिस्टर्स, मन से पढ़ो यार, द लाइफ विल बी नॉट कम अगेन। जस्ट गिव योर 100% टू योर सेल्फ। द थिंग्स विच यू गॉट, इट इज नॉट इजिली, इट्स वन काइंड ऑफ, यू कैन से द वरदान, भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इन महापुरुषों का कृपा है जो आप सभी को एजुकेशन मिल रहा है। यस माय डियर। चलिए आगे देखते हैं कि 1851 में ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी के द्वारा, सविता फुले के द्वारा आप सभी का पहला स्कूल कॉलेज कहां पे खोला गया, पुणे में खोला गया। याद रहेगा 1851 में पहला गर्ल्स कॉलेज कहां खोला गया था, सॉरी गर्ल्स स्कूल कहां खोला गया था, पुणे में खोला गया था, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के मदद से। 1854 he established a school for untouchabilities and started a private ब्रांच। 1854 में क्या हुआ कि अनटचबिलिटीज के लिए, मतलब छोटे कास्टों के लिए अलग स्कूल खोला गया इनके द्वारा, क्योंकि छोटे कास्ट को स्कूल जाना अलाउ नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उतनी मुश्किल से उस समय गए, ये बात 100 साल पहले की है,
अंबेडकर का 50 साल पहले बोल सकते हैं, हाँ 50-70 साल पहले की बात है, उस समय हुआ, तो उससे भी और पीछे, उसके लिए अलग स्कूल्स खोले कि इनको शिक्षा मिल पाए। दूसरा चीज, फॉर ए वुमेन, जो विडम थे, मतलब भाई साहब जो विधवा थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई, वृद्धाश्रम बनाई गई। इसके बाद क्या है, ही एडवोकेट द विडम रीमैरिज मूवमेंट, इसने क्या किया, मूवमेंट चलाया विडम रीमैरिज के लिए। किसके लिए, रीमैरिज के लिए, जो विधवा है उनको दोबारा शादी करने के लिए चलाया, क्योंकि उस समय नियम था सती सिस्टम का, पत्नी को उसके साथ जल जाना चाहिए, तो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुए। तब 1829 में लॉ पास हो गया, मगर तब भी कितना साल का गैप है, 25 साल के बाद उनको एक मूवमेंट चलाना पड़ा विधवा को रीमैरिज के लिए, क्योंकि कोई भी चीज लॉफुल्ली आप खत्म कर लेंगे, पर यहां से खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां खत्म करने के लिए कुछ आपको डिफरेंट लर्निंग करना होगा, डिफरेंट व्यूज देखनी पड़ेंगे। ठीक है मेरे मित्र। इनके बाद कास्ट सिस्टम, कास्ट स्ट्रक्चर, इन द फेमस बुक गुलमगीर, इसी बुक की बात मैं कर रहा था, बहुत ही फेमस बुक है। इसमें बताया गया है कि हार्डशिप एंड द डिप्रेस या डिस्ट्रेस ऑफ द लोअर कास्ट, लोअर कास्ट, इस किताब में क्या गया, तो याद रखना किताब का नाम, किसके द्वारा लिखा गया है, किस विषय में लिखा गया है, तीनों चीज याद रखना। ठीक है मेरे मित्र। चलिए इनके बाद देखते हैं हम आप सभी का ज्योतिबा बाई फुले का और कंट्रीब्यूशन समझते हैं, किसके लिए, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था लोअर कास्ट के लिए। ही क्या था भाई साहब इनका, सोशल जस्टिस, समाज के लिए जस्टिस के लिए उसने क्या कार्य किया, उनको समझते हैं। उनको लिए क्या किया इन लोगों ने, एक फॉर्म किया आप सभी का सत्य शोधक समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सत्य शोधक समाज को डिस्क्राइब कीजिए, डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। हु फाउंडेड, आपको बता देना ज्योतिबा फुले। कब किया गया था, 1873, याद रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों किया गया था, इसका एम क्या था, इसका एम था आप सभी का समाज में जस्टिस देना, किसको, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो एससी एसटी थे, जो छोटी जाति थे, जो अनटचेबिलिटीज थे, उनको जस्टिस देने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम ए ग्रेट, मानता हूं ग्रेट लोग जन्म कम ले रहे हैं, पर उसके बाद हमारे देश में जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हम लोग फेस कर रहे हैं छोटा बहुत, उनके पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल था पहले। यही इक्वलिटी के लिए अभी तक भी चल ही रहा है थोड़ा बहुत, संवैधानिक तो इक्वलिटी मिल चुकी है, पर अभी भी चल ही रहा है। और ये कब चल रहा था, 200 साल 150 साल पहले। The social religious reforms movement contribute the onset of Indian nationalism following way। किसका किसका और रोल रहा किसके लिए, इंडियन नेशनलिज्म को लेकर। एक था आप सभी का स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आप दोनों के विषय में सुने होंगे यार, ग्रेट व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के विषय में एक बहुत खतरनाक स्टोरी है, छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली क्या थे कि शिप नाव में कहीं ट्रेवल कर रहे थे, तो क्या हो रहा था भाई साहब कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो गलती से हवा चली ना, तो वो न्यूज़पेपर पानी में बह गया, और जो शिप में जो कैप्टन था वो बड़ा गैस पे, अबे पढ़ा भी नहीं, आई एम नॉट रेड द न्यूज़पेपर, यू द फ्लो ऑन द वाटर, स्टूपिड, बोला बदतमीजी मत करो मारे जाओगे, ये उसने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो बोला पेन और पेपर लाइए, पेन और पेपर लाया, बैठ के पूरा न्यूज़पेपर लिख दिया उसने, पूरा न्यूज़पेपर, अभी भी किसी म्यूजियम में। क्या माइंड था यार, है कोई ऐसा माइंड क्या विदेश में लोग, इधर से न्यूज़पेपर पढ़ते गए, उधर से बैठ के लिख दिए। यार क्या आदमी होगा यार। जब बुलाया गया इनको शिकागो में, बोलिए, सबसे लास्ट में मौका दिया कि 2 मिनट बोलेगा, कितना बोलेगा, इतना बोला इतना बोला इतना बोला कि जहां पे वो सोए हुए थे उनको अभी भी रखे हुए हैं, भैया रहने दीजिए, कुछ म्यूजियम टाइप का बना देंगे, तकिया बेस्टेड जिसके घर में रुके थे। और वहीं पे एक लाइन, वहां पर ही एक लाइन बोला गया था, भाइयों और बहनों, इंग्लिश में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वही चीज मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। तो ये इनके द्वारा उस समय शिकागो में बोल के आए हुए थे। कुछ स्टोरीज थी, बता दिया, कभी भी सुनना मजा आएगा, इनकी बुक्स पढ़ना मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारा लोग क्या थे आप सभी के
सुपरमसीज ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर्स को और सिविलाइजेशन के प्रति इनका बहुत सारा काम रहा। द रिफॉर्म्स इन द कम टू द अनटचेबिलिटीज एंड कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटीज पे भी इन लोगों का बहुत ज्यादा काम था। इनके बाद द आइडियाज ऑफ द ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी अट्रैक्ट द लोअर कास्ट। जो ये लोअर कास्ट को अट्रैक्ट कैसे किया नेशनलिज्म में उतरने के लिए या ऐसी चीजों के लिए, जब ये बात आई कि भाईचारा का, जब बात आई इक्वलिटीज का, समानता का, ठीक है, तब क्या हुआ, ये लोग रिफॉर्म्स किए, तब ये लोग देश के प्रति उतर रहे। ठीक है माय डियर। इसके बाद पढ़ते हैं द रिफॉर्म्स टॉट द पीपल्स गिव द इंपॉर्टेंस टू द वुमेन एंड हु कॉट द पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट्स। जब वुमेन के बीच में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये अरे क्या नाम दिमाग से उतर रहा है अभी, नरोजी, यार क्या नाम, पूरा नाम क्या था नरोजी मैडम का, उतर रहा है दिमाग से, बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके बाद वुमेन्स भी आप सभी के नेशनल मूवमेंट्स में उतरना स्टार्ट हो गए, कॉमन पीपल। ठीक है, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस ऑफ इंडिया। भारत में जो डोमिनेंस था ब्रिटिश के, उनके खिलाफ ये सभी लोग होने लगे, सभी कैटेगरीज के लोग। कैसे कैसे हुए, वुमेन्स कैसे हुए, आपके छोटे कास्ट के कैसे लोग हुए। इनके बाद क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था, स्वराज। क्या शब्द था भाई, शब्द था स्वराज एंड राइज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। हु गैव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, एमसीक्यू में पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे मेरे मित्र, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बताएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रहेगा मेरे मित्र, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी पढ़े ये स्लोगन सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत कम ही स्लोगन है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी का द रिफॉर्म्स मूवमेंट क्रेडिटल गवर्नमेंट इंडियन सोसाइटी इन द लेक ऑफ दिस कास्ट सिस्टम रिलीजियस, उसी की कमी, उन्हीं को यूनाइट करने का प्रयास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक में बातें खत्म हुई, उतनी बातें। अब आगे क्या है, रोल ऑफ प्रेस। अभी हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली है, अब चौथा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ प्रेस। प्रेस का क्या क्या रोल था भाई, मतलब ये जो मीडिया है इनका क्या रोल था। बहुत सारा न्यूज़पेपर्स, ये सारे न्यूज़पेपर्स के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, वरना आप पॉइंट्स लिखने में काम आएंगे। ठीक है, इट वाज स्टॉप द प्रेस दैट द मैसेज विद द पेट्रोनियम्स इन द मॉडर्न। देखो जो प्रेस था, इनका मेन रोल क्या था कि देश के अंदर जो बातें थी उनको बताना। तो इसका रोल प्ले क्या हो गया सर, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, होम रूल एंड इंडिपेंडेंस। ऐसा सोशल मीडिया जैसा तो था नहीं भैया, सब ट्वीट कर दिए, सबको चला गया, वीडियो बना दिए, सब तक फैल गया, ऐसा उस समय था नहीं। कोई न्यूज़पेपर में लिखा, फिर वो हर देश में हर स्टेट में न्यूज़पेपर छपा, हर जगह गया, तब पता चला अरे साला यहाँ पे क्रांति हो रहा है, अरे साला यहाँ पे क्रांति हो रहा है, यहाँ पैसा हो रहा है, यहाँ पैसा हो रहा है। तो क्या किया, इसकी वजह से ये हमें हेल्प करता था फ्रीडम के लिए, हमें मोटिवेट करता था देश के प्रति प्रेम के लिए। समझ में आई बात है। जिस तरह आपको न्यूज अट्रैक्ट करता है कि कल से कोरोना हो रहा है, सब राशन लेकर आज बंद कर देंगे, फटाफट राशन का दुकान तोड़े, तो इसी तरह ये लोग था, ऐसा ऐसा जगह पे यहाँ हो रहा है, अंग्रेज आपके साथ भी ऐसा कर सकता है, फटाक सकती वक्त अंग्रेज, सॉरी साला तो चोटा है, बेबेमान है बे। ठीक है, ऐसा कुछ था। द प्रेस कैरिड द डेली क्रिटिज्म्स ऑफ द अनजस्टिस पॉलिसीज। उनकी जो पॉलिसीज थे, उनको डेली क्रिटिज्म, क्या क्या पॉलिसीज था, कितना घटिया, तो कहीं ना कहीं आंदोलन होता था, क्रिटिज्म होता था। ठीक है, उस समय मीडिया, न्यूज़पेपर था नहीं, वीडियो बना रहा है, वीडियो लाइव देखिए जी, लाइव आज तक लाइव चला रहा है, एबीपी न्यूज लाइव चला रहा है, और कौन है जी, लाइव चला रहा है। तो ऐसा था नहीं, रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया, वो न्यूज़पेपर में छपते थे। तो इस प्रकार से उन लोगों का रोल था, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ाया था कि उन लोगों ने न्यूज़पेपर पे सरकार के खिलाफ लिखना मना कर दिया था। इंडिया एंड एक्सपोज द ट्रूथ नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब जो सच बातें थी वो दिखाती थी। उसी तरह अभी तो भारत की गवर्नमेंट है, कोई मीडिया, यार हमको समझ में नहीं आता, तुम मीडिया हो कि पार्टी के या सरकार के या किसी भी पार्टी के प्रचारक हो। मीडिया का रोल क्या है, सिंपल रोल है, सुन ले बे, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार की पॉलिसी है उनको क्रिटिसाइज करना, या जो क्रिटिसाइज कर रहा है उनको दिखाना। ये लोग सिर्फ यार अच्छा ही दिखा रहा है, यार अच्छा ही दिखाना तुम्हारा काम नहीं है बे। योर वर्क्स ओनली सो द दुश्मन। ये था रोल ऑफ प्रेस एट ए टाइम। और अभी की मीडिया, अरे भैया
सबसे बड़े खतरनाक बन गए आज तो। दिन भर सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ ही चल रहे हैं, तारीफ ही चल रहे हैं। यार इनके लिए नहीं हो तुम भाई, इसके लिए सुधांशु काफी है। इनके लिए मोदी जी आते हैं, इनके लिए हर स्टेट के जो भी पार्टीज के हैं, जैसे कांग्रेस के हैं राहुल गांधी साहब है, ठीक है, जो जो पार्टीज के हैं, हमारे स्टेट के हेमंत सोरेन साहब है, वहां के नीतीश कुमार साहब है, ठीक है, हर राज्य के जो अलग अलग है सीएम्स, वहां के पार्टीज के लोग, भैया वो काफी है भाई अपने तारीफ करने के लिए। तुम कम ही बताओ भाई, कोई नहीं हो पाती है। इसके बाद इट्स मेक पॉसिबल द एक्सचेंज ऑफ द व्यूज ऑफ द डिफरेंट सोशल। तो ये जो मीडिया काम करता था, ये करता था एक एक्सचेंज करता था व्यूज, भाई मद्रास में ऐसा हुआ, बनारस में ऐसा हुआ, यहाँ पे एक क्रांतिकारी ने ऐसा कार्य किया, इनकी वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उनसे उनको मोटिवेट मिला, वो भी अंग्रेज को खिलाफ करेगा। तो व्यूज एक्सचेंज हुए, समझ में आई बात है। चलो आगे देखते हैं। इट्स मेड द इंडियंस अवेयर ऑफ द व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है, भारत के लोगों को इसके विषय में पता चला। ठीक है, तो अभी टॉपिक खत्म हो चुका है आप सभी का, रोल ऑफ प्रेस। चलिए आगे देखते हैं। अब टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि आप सभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या था। मतलब कि कोई पार्टी बनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, उससे पहले भी तो कुछ छोटे छोटे संख्या में बने हुए होंगे, उनके विषय में पहले थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला देखिए, जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई गई थी आप सभी का, जो आप सभी का स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था, लैंडलॉर्ड सोसाइटी के द्वारा। लैंडलॉर्ड सोसाइटी के द्वारा कब किया गया था आप सभी का, 1838 कोलकाता में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि आपका फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन या पार्टीज कब फॉर्म किया गया था, कहां फॉर्म किया गया था, 1838 कोलकाता बाय द लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मेनी अदर्स पब्लिक एसोसिएशंस वेर स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वेर सर्व द। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में छोटे मोटे एसोसिएशन बनते रहे। ठीक है, ये पहला था, इसीलिए इनको याद रखना। इसके बाद दो सबसे ज्यादा फेमस है, उन पे बात करेंगे। एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो आप सभी का दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ज्यादा फेमस था। समझेंगे क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ये फाउंड किया गया था लंदन में, कब, 1866 में। 1866 में लंदन में फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, आप सभी का दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है माय डियर, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ऑल इंडियन सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश। किसके लिए, ऑल इंडियन सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश सिटीजन्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे भारत में क्या हो रहा है, सारे विषय पे जो भी भारत में चल रहा है, जो भी मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, ब्रिटेन पार्लियामेंट के, उनको इन्फॉर्म करने के लिए पार्टी बनाई गई थी। द वॉइस द ग्रीसमेंट ऑफ इंडियंस एंड द सजेस्ट फॉर द रीमेडिकल मेजर। मतलब जो यहाँ के देशों के लोगों का आवाज था, जो यहाँ के मुद्दे थे, जो यहाँ के प्रॉब्लम्स थे, उनको दादा भाई नौरोजी इस एसोसिएशन के मदद से, इस एसोसिएशन के थ्रू वो प्रयास करते थे वहां के लोगों को, वहां के पार्लियामेंट के मेंबर को एक्सप्लेन करने का, समझाने के लिए मेरे देश में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम लोग द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज द ओपिनियन दैट द ब्रिटिश वाज बेसिकली जस्ट फॉर गुड, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। He wanted to place the true state of affair in India before the people of England, so that the problem of the Indians may be resolved. वही बात है कि उन लोगों के सामने मुद्दे रखेंगे तो फिर मुद्दे पे काम होगी। The association had been the branch of the मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। मतलब भारत में 3 ऐसे ब्रांचेस भी बनाए गए कि आप मुद्दा जो भी है आपके राज्य का, आपके एरियाज का, वो मुद्दा क्या है, आप लेकर इस ब्रांचेस पे आओ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। देखिए तो एक बार देखा जाए तो भाई ट्रायंगल बना दिया, इसलिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़े ना ज्योग्राफी में जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करती है, ये 3 देख लो। ठीक है, आप वहां पे लेकर आओ, साउथ इंडिया का चेन्नई संभाल लिया, ठीक है, मुंबई उधर पूरा एरियाज वाले संभाल लिया, वेस्टर्न पार्ट, और कोलकाता आपका ईस्ट और नॉर्थन एरिया संभाल लिया। ठीक है, तो ये इसका सेंटर्स थे। कभी एग्जाम पूछ भी सकता है आपका ब्रांचेस एसोसिएशन का, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल वाले में ये सिलेबस में नहीं था, इस बार आप सभी का सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ठीक है माय डियर, अब देखो नेक्स्ट एक मूवमेंट चलाया गया, इंडियन एसोसिएशन। क्या चलाया गया आप सभी का, इंडियन एसोसिएशन
1876 किसके द्वारा? सुंदरनाथ बनर्जी, किधर लिखा है जी, हाँ या सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। ऑल इंडिया मूवमेंट हेड बाय सुंदरनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द एसोसिएशंस हैड द लोअर एंड प्रोफेशनल्स एंड एजुकेट मिडिल क्लासेस एज इट्स मेंबर। इनके मेंबर्स कौन थे, ये चीज ध्यान में रखना, लॉयर्स, प्रोफेशनल, एजुकेटेड, मिडिल क्लास, मतलब ठीक है। आप समझेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्रिएशन द स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर अ पब्लिक ओपिनियन, मतलब एक ऐसा मंच बनाना, ऐसा मंच बनाना कि जो पब्लिक की आवाज की सबसे बड़ी मंच, जो कांग्रेस बनी बाद में, ठीक है। यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल एज अ बेसिकली द कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, भारत के लोगों के बीच में यूनिटी के लिए किया गया, हिंदू मुस्लिम्स और जो भी थे उसके अंदर यूनिटी होना चाहिए, एक स्टेट के प्रति दूसरे स्टेट को। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस के लिए किया गया। मास पार्टिसिपेशन इन अ पब्लिक मूवमेंट, और एक भारी संख्या में पब्लिक मूवमेंट में आपको शामिल होना है। दिस आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एसोसिएशन। द डायरेक्टली examiner asks the questions to you my dear कि what is the objective of Indian Association, ठीक है। अब ये बताने के पीछे पर्पस क्या था, ये सारी पार्टीज बनी, सारी एसोसिएशंस बनी, सारी सोसाइटीज बनी, और बाद में सारा चीज क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया। एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम, ये दूसरा नेम है, तो पहला नाम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ, ये पढ़ाऊंगा, देखना, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ये चीजें। अब देखते हैं भाई साहब अचीवमेंट। अचीवमेंट में क्या आप सभी का, ही लॉन्च द एग्रेशंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द लाइसेंस एक्ट, मतलब सिंपल भाई अचीवमेंट के रूप में इसने क्या किया, ये जितने आपने मूवमेंट देखा, इससे क्या हुआ कि जो भी उन लोगों ने नियम बनाए थे, जैसे आर्म्स एक्ट बनाए हुए थे लाइसेंस वाला, वेनिकुलर प्रेस एक्ट बनाया हुआ था, ठीक है, एज लिमिट जो यूपीएससी वाला था, मतलब आईसीएस एग्जाम, ठीक है, इंपैरल सिविल सर्विस जो एग्जाम्स था, इनका जो एज घटा दिया था, इन सबको क्या कर लिया गया था, वापस, सारे क्या हो गए, वापस हो गए। इसके अचीवमेंट रहे, अचीवमेंट पूछ लेंगे, दोज मूवमेंट विच लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल लिस्ट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट्स आर द अचीवमेंट्स, कमेंट, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। फिर आपको यही पॉइंट, बस 4 पॉइंट बनाना है, काम खत्म, ठीक है। अब बात करेंगे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पार्टी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1833 में बनाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता, इट्स ऑफर एट अ मॉडल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल बी द फॉर्मर द 2 ईयर लेटर, मतलब भैया कांग्रेस बनने से 2 साल पहले ये पार्टी आप सभी की बनी हुई थी। 1883 में ये पार्टी आपका फॉर्म हुआ था। सिंस बोथ ऑफ दिस बॉडीज सर्व्ड एज द सेम पर्पस, जो इनकी बॉडीज था सेम पर्पस था, क्या था ये बात करेंगे। दिस वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस, इंडियंस के लिए वेलफेयर करना चाह रहे थे। इट मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1886 व्हेन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट लाइक क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन एमसीक्यू फॉर्म, यू विल राइट 8086 याद रहेगा। सुंदरनाथ बनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अब समझते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। जो चीजें हम लोगों ने देखी, वो क्या देखा कि कांग्रेस को उद्गम, द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस क्या क्या टैक प्लेस लिया, डायरेक्ट कोई पार्टी फॉर्म कैसे हुई भाई, इतनी बड़ी पार्टी कैसे, ये उनके दिमाग में खुरपात आ गया कि नहीं पार्टी बनानी है। इससे पहले इतनी सारी पार्टीज थी, कब कब बनी, सारी पार्टीज के विषय में मैंने बात कर लिया। दोनों विषय में मेन याद रखना, जो आप सभी का था, सुंदरनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी का। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, ये ए और हुम के द्वारा, ये कौन थे, रिटायर्ड सिविल सर्विस, जो आईसीएस एग्जामिनेशन थे, ठीक है, उनके रिटायर आप सभी के ऑफिसर्स थे, ठीक है। ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले नाम क्या रखा गया था, इंडियन नेशनल यूनियन इनका नाम रखा गया था। बाद में रीनेम करके आप सभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक है। जो पहला मीटिंग आप सभी का हुआ था, या फर्स्ट सेशन के नाम से बोला जाएगा, 28 दिसंबर 1885 कहां पे हुआ था, आप सभी का एरिया नहीं दिया क्या, एरिया दिया, हाँ, मुंबई में। तो कहां पे पहला सेशन कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था 1885 में।
हु वेयर द प्रेसिडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपको सिलेबस में डेडिकेट करके लिखा है। कौन था? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी आप सभी के पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। और कहां पे सेशन हुआ था? मुंबई में। और टोटल जिसमें डेलीगेट्स जो थे, इसका मतलब क्या होता है? 72 डेलीगेट्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के हेड वहां पे आए हुए थे। 72 डेलीगेट्स वहां पे आए हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप सभी से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। और दादा भाई नौरोजी बनते हैं सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और 3 बार बनते हैं। आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में फिर दादा भाई नौरोजी का नाम पूरा खानदान है। ठीक है, उसमें बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम बदलते हैं। और जो वाइसरॉय रहते हैं उस समय लॉर्ड डफरिन रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वेयर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, वो इनके फ्लेवर में थे, भैया बढ़िया कर रहे हो, कानून बना रहे हो। बिकॉज ही वांट इट टू एक्ट एज ए सेफ वैल्यू फॉर पॉपुलर डिस्कॉन्टेंट। मतलब ये क्यों चाह रहे थे, ये रीजन याद रखना। वो क्यों चाह रहे थे ये आए भाई साहब, इसका रीजन था बस सेफ वैल्यू। क्या पब्लिक रोड में उस तरह बदमाशी नहीं करेगा, इस तरह किसी का विरोध नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्ट कुछ एक्शन नहीं करेगा। जो भी आपके मुद्दा है आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास लेकर आएंगे, वहां मुद्दा रखेंगे, वहां सेशंस रखे जाएंगे, वो फिर पिटीशन डालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे 3 पीस, नियम ऑफ रूल्स ऑफ 3 पीस, नेक्स्ट में एसोसिएटिव मूवमेंट में। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे थी। ठीक है, एंड सेफ गार्ड फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ये कांग्रेस एसोसिएशन बनने के बाद इतनी धीरज आ गया पार्टीज में, बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई इसके लिए सेफ गार्ड बन गया ना। अगर इंडिया के फ्लेवर में होता तो डफरिन भैया काहे खुश होता कि भैया फ्लेवर में बढ़िया किया, पार्टी बना दिया, काहे? समझ में आया चीजें? चलिए अब लास्ट टॉपिक्स, एंड टॉपिक्स विल बी एंड हियर। टॉपिक्स है आप सभी का एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्यों बनाया गया था, ध्यान से सुन लो। कांग्रेस क्यों बनाया गया था? प्रमोट करने के लिए। क्या रिलेशंस, किसके बीच में रिलेशंस भाई साहब? किसके बीच में? नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स एंड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो राजनीतिक में काम कर रहे हैं और जो राजनीतिक से जुड़े हुए लोग नहीं है। Those who are involved in politics and those who are not involved in politics, the best relations और इको फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। दूसरा क्या है? डेवलप किया और कंसोलिडेट किया। क्या? फीलिंग्स, भावना, किसके प्रति? देश के प्रति। क्या? नेशनलिज्म, यूनिटी फॉर द कास्ट एंड रिलीजियस, देश के प्रति प्रेम और धर्म और जाति के बीच में प्रेम, इसको प्रमोट किया, डेवलप किया, कंसोलिडेट किया। दो समझ में आ गया क्या है इसका एम्स। तीसरा क्या है? टू फॉर्मुलेट द पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। मतलब जो भी बहुत ही पॉपुलर, देखो यहां यूज कर दिया है, ठीक है, और बहुत डिमांडेड है मुद्दा, उसको क्या करो आप गवर्नमेंट के सामने पेश करो। पेश कैसे करना है वो नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगा, पूरा कनेक्ट है। अभी यहाँ पे पेश करना है, आगे अप्लाई होगा, पेश कैसे किया जाएगा एग्जाम्पल अगले में देंगे। ठीक है, टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, देश में लीडर्स को ट्रेन करना, पब्लिक ओपिनियंस को जगाना, ये सारा काम था। 4 काम था। दिस आर द एंड ऑफ द चैप्टर। और लास्ट में आप सभी का 2 सेशंस का बात किया है सिलेबस में, 2 सेशन, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन। मगर हम आपको 3 सेशन और पढ़ाएंगे क्योंकि आगे लिंक करने में काम आएगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग राउंड फिगर 1915, उस समय काम आएगा। तो पहला सेशन कांग्रेस का प्रेसिडेंट ऑफ WC बनर्जी, जहां पे 42 डेकेट्स को बुलाया गया था। सेकंड दादा भाई नौरोजी 1886 में आप सभी का कहां पे? कोलकाता में हुआ था। इसके बाद आप सभी का 23rd सेशन 1907 में सूरत सेशन, जहां पे क्या हुआ था? आपका INC स्प्लिट हो गया था। क्या होगा इस पे टॉपिक से भी बात करेंगे, बस दिमाग में रखना। ठीक है, 26 सेशन जो आप सभी का 26 सेशन था कांग्रेस का 1911 में जो था, उसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जन गण मन वाज sang द फर्स्ट टाइम, पहली बार जन गण मन गाया गया था टू वेलकम द। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का लास्ट सेशन 31 सेशंस, जब आप सभी का 1913 में हुआ था, ज्वाइंट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग्स एंड एसोसिएटिव मूवमेंट्स एंड नेशनलिस्ट ऑफ कांग्रेस। ये दोनों आप सभी का एक चैप्टर्स में बात होगा, एक ये और ये। ठीक है, दोनों हम एक चैप्टर्स में बात करेंगे, जब आप लोग एसोसिएटिव मूवमेंट्स पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। ये बातें बस इसलिए बता दी, 1 वर्ड्स थे, इसको याद रखिएगा, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज के फॉर्मेशन बढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम 2000 आई थिंक 22 और 23। ठीक है, आई होप कि द चैप्टर विल बी वेरी क्लियर, और पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप सभी का स्टार्टिंग से लेकर जैसे मैंने पूरा पैटर्न आपको बताया और कैसे मैंने खत्म किया। पार्टीज अब बन चुकी है। अब पार्टीज बनने के बाद अब देश में कैसे काम होगा,
कैसे अंग्रेजों के साथ जुड़ेंगे, अब ये अगले चैप्टर में देखेंगे। आई होप कि द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आई होप की वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।